हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका अपने इस यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम भारतीय इतिहास के या प्राचीन इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण खंड को देखेंगे। खंड एक ऐसा खंड जिससे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भुतला देने वाले होते हैं, मतलब आदमी को गड़बड़ कर लेते हैं। आज हम उन चीजों को एकदम दीर्घ रूप से समझेंगे। हाँ, इतना दीर्घ भी नहीं समझेंगे कि आप फिर से कंफ्यूज हो जाए, गड़बड़ा जाए। एक सर्वसाधारण रूप से समझेंगे कि वो चीजें क्या थी और उनसे प्रश्न कैसे बनते हैं। मैं दोनों चीज को बताते चलूंगा। तो सबसे पहले आपका हेडिंग देख लीजिए। हेडिंग से ही समझ में आ जाएगी कि क्या लिखा हुआ है। भारत में वैदिक काल से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक के सामाजिक और राजनीतिक संगठन। यहाँ पे मैं भी ध्यान दे बता दूं कि छोटे छोटे चीजें आते हैं, प्रश्न आते हैं, उन चीजों को हमने यहाँ पे रखा है और आपको जो जो चीजें रखी उनके बारे में एक सार संक्षेप में बातों को बिल्कुल साफ और सुस्पष्ट शब्दों में बताऊंगा ताकि आप उसे गड़बड़ाए नहीं। याद रखिए, परीक्षाओं में एक प्रश्न, दो प्रश्न जरूर आते हैं, चाहे वो एलडीसी के हो, यूडीसी के हो, स्टेट का किसी भी एग्जाम हो या पीसीएस हो, वहां तक के परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। हमने जो हेडिंग रखा है उसी के अनुसार हमने इसको बताया है कि ये क्या है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, यह समस्त यात्रा यानी कि आज जो हम पढ़ेंगे वो पशुपालन से कृषि एवं कबीले से क्षेत्र बनने की है। दो चीज को ध्यान रखेंगे। पहला, पशुपालन से कृषि। पशुपालन जो कबीलाई समूह होता है वो पशुपालन पर रहता है, और कृषि यानी कि क्षेत्र। दोनों दो चीजें हैं। यदि आप किसी स्तर से देखें तो ये दोनों दो चीजें हैं। पशुपालन अलग चीज है और कृषि अलग चीज होती है। दोनों का सामाजिक संगठन अलग होता है। क्यों? क्योंकि दोनों की जरूरत भी अलग होती है। ध्यान रखिए कि जब हम किसी समाज में रहते हैं, किसी भी समाज में हम रह रहे होते हैं, तो उस समाज की अपनी एक विशेषता होती है और उस समाज की जो समस्त संस्कृति होती है, समस्त जो क्रियाकलाप होते हैं, वो अपनी जरूरतों के अनुसार ही चलता है। कभी कोई समाज दूसरे की जरूरत के अनुसार जब तक उपनिवेशित नहीं हो जाए नहीं चलता। तो यहाँ पर क्या है? पशुपालन से कृषि। परीक्षाओं में जब प्रश्न पूछेगा इन दो चीजों को याद रखें, पशुपालन से कृषि, कबीला से क्षेत्र। ये जो पूरी कहानी है उसी के और हम दोनों को आपको बताएंगे कहां पर क्या चीजें आती है। देखिए, जो राजनीतिक सामाजिक संगठन था शुरुआत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक, उसका हमने क्रम रखा है। पहला था कुल, ग्राम, विष, जन, जनपद, महाजनपद और उसके बाद राज्य या सम्राट। इसको ध्यान रखेंगे, एकदम एक लाइन में याद रखेंगे। आपसे सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी या सामाजिक इकाई थी? तो याद रखें। निम्न में से कौन सबसे बड़ा? तो याद रखें, इसको ध्यान रखें। ध्यान रखेंगे ये भी कि कुल और ग्राम सबसे छोटे राजनीतिक इकाई थे। आपसे ये भी पूछ देगा कि निम्न में से कौन सबसे छोटे इकाई थे, तो कुल और ग्राम। विष, जन अलग थे, जनपद, महाजनपद अलग थे। इसमें भी एक चीज ध्यान रखेंगे कि कुल, ग्राम, विष और जन, ये चारों जो थे एक कबीलाई समाज से थे। मैं छेक दे रहा हूं, कबीलाई समाज से थे, यानी कि ऋग वैदिक काल के थे। बाद में जनपद और महाजनपद जो थे वो अलग चल गए। जन और जनपद क्या हो गए? अलग हो गए। वो टेरिटरी बन गया, यानी कि क्षेत्र से संबंधित शब्द है। अब इसको मैं संक्षेप में बताऊं तो कि जब हमारा सिविलाइजेशन भारत में पशुपालन में था, तो हमारे पास जो राजनीतिक इकाई बना, पहले कुल बना, फिर ग्राम बना, फिर बस बना, फिर विष बना, फिर जन बना। जब हमारा समाज पशुपालन से कृषि की ओर चला गया तो वहां पे राजनीतिक इकाई बन गया जनपद और महाजनपद। महाजनपद के बाद फिर राज्य और साम्राज्य बन गए। हालांकि राज्य और साम्राज्य बनने की कहानी बहुत अलग है। यहाँ पे परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से हम इन्हीं चीजों को देखेंगे। सबसे पहले कुल, यह प्रारंभिक इकाई था जो एक परिवार से बना था। यह प्रारंभिक इकाई था जो एक परिवार से बना था और इसका मुखिया कुलक होता था। परीक्षाओं में जब आपसे पूछे कि ऋग वैदिक काल में सबसे छोटा इकाई कौन था, तो कुल, और उसका प्रमुख कौन होता था? कुल। ध्यान रखें, कुल के बाद आता था ग्राम।
कई कुलों को मिलाकर एक ग्राम बनता था, जिसका प्रमुख ग्रामणी होता था। जिसका प्रमुख क्या होता था? ग्रामणी होता था। फिर है विष। कई ग्राम मिलकर एक विष का निर्माण करते थे, जिसका प्रधान विषपति या विषयपति होता था। विषपति या कहीं कहीं विषयपति भी लिखे रहेंगे, लेकिन विषपति ध्यान रखेंगे। ऋग वैदिक काल में यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई थी। क्यों? क्योंकि ऋग वैद में विष शब्द 170 बार आया है। अब आपसे सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन ऋग वैदिक काल की एक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई थी? तो याद रखिएगा विष। क्यों? क्योंकि ऋग वैद में विष शब्द जो है 170 बार आया है। ठीक है, देखिए मैं बता ही नहीं रहा हूं, परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछेगा मैं वो भी बता रहा हूं। अगला आता है जन। विष के बाद क्या आता है? जन। तो कई विष मिला करके एक जन बनाते थे। ऋग वैदिक काल में यह एक सर्वोच्च कबीला इकाई था। इसका प्रमुख गोप या राजन था, जो कबीले का रक्षक था। जन कई विष मिलकर एक जन बनाते थे। ऋग वैदिक काल में एक सर्वोच्च कबीलाई इकाई था। अब आपसे पूछेगा कि ऋग वैदिक काल में सर्वोच्च कबीलाई इकाई कौन था? तो जन। देखिए हमने यहां घेर में दिया था, क्वेश्चन में डाल दिया था। जन का मुखिया कौन था? राजन या गोप। इसका काम था लोगों की रक्षा करना, क्षेत्र की रक्षा करना नहीं, टेरिटरी की रक्षा करना नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक लोगों में पशुपालन ही था, कृषि बहुत छोटा स्तर पे था। जब कृषि जब बहुत छोटा स्तर पे था, यानी कि क्षेत्र था ही नहीं, तो क्षेत्र की रक्षा कौन करेगा? यहाँ तो लोगों की रक्षा करना है, तो लोगों की रक्षा के लिए कौन था? गोप या राजा। देखिए जो मैं अभी बोल रहा हूं, लोगों की रक्षा करना और क्षेत्र की रक्षा करना, ये दोनों दो चीजें। लोगों की रक्षा करना यानी कि जो टेरिटरी में लोग हैं उनकी रक्षा करने का मतलब हुआ कि क्षेत्र से कोई मतलब नहीं था, घुमंतु समाज था, घूमते रहो। जब लोग एक जगह बस गए तो बसेंगे कब? जब पशुपालन होगा। जब पशुपालन होगा तो बसेंगे कब? जब कृषि होगा। जब कृषि होगा तो क्षेत्र बनेंगे। जब क्षेत्र होगा तब फिर राजा आएगा। अभी नहीं राजा आएगा। अभी जो राजा है वो लोगों की रक्षा करता है। आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन ऋग वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई थी? तो विष। निम्न में से कौन ऋग वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई थी? तो जन। ध्यान रखें, इस चीज को, छोटे छोटे शब्द होते हैं लेकिन इसको ध्यान रखना पड़ता है। यदि आप ध्यान नहीं रखते तो गड़बड़। अब इसके साथ पूछेगा कि गोप या राजन जो था वो किसका प्रमुख होता था? तो जन था। गोप या राजन का कार्य क्या था? तो कबीले का रक्षक था। कबीले का क्या था? रक्षक। एक चीज याद रखें कि ऋग वैदिक काल तक राजा क्षेत्र का मालिक नहीं था। राजा क्षेत्र का मालिक नहीं था। पीसीएस वाले ध्यान रखेंगे, ज्यादा वही पूछता है घुमा कर। क्रम याद रखिएगा, कुल, ग्राम, विष और जन, ये सब ऋग वैदिक काल में थे। किस वैदिक काल में थे? ऋग वैदिक काल में। अब इसके बाद की चीजों को भी देख लेते हैं। जनपद क्या था और महाजनपद क्या था? देखिए अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो वैसे समाज की विशेषता थी जो कृषि प्रधान नहीं थी, पशुपालन प्रधान समाज था। अब यहां से समाज आएगा कृषिवाद। जनपद, देखिए जनपद दो चीजों से बना, जन और पद। जन मतलब लोग, पद मतलब पैर। तो लोगों ने जहां पैर जमा दिए वो क्या हो गए? जनपद हो गए। उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ने लगा और ये जो आया उत्तर वैदिक काल यानी कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि 1000 बीसी से 600 बीसी तक। इस दौर में लोग एक जगह बसने लगे, यानी कि जन और पद मतलब पैर। तो जब लोगों ने एक जगह बसना शुरू किया तो जो राजनीतिक सामाजिक इकाई बना उसे जनपद कहा गया। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि लोग क्यों बसेंगे? लोग कहीं पर तभी बसेंगे जब उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान हो जाएगी, नहीं तो लोग घूमेंगे। कोई भी जानवर देखते हैं घूमते हैं, वहां तक घूमते रहता है जहां तक उसको भोजन मिलता है। मानव एकमात्र ऐसा जीव था जिसे भोजन अब बैठे बैठे मिल रहा था, यानी कि अब पशुपालन की जरूरत कम पड़ रही थी, अब बैठे बैठे भी वो खा सकता था। तो जब बैठे खाने लगा तो उस समय जो राजनीतिक सामाजिक इकाई बना वो जनपद बना। अब यह चीज ध्यान रखेंगे कि ये काल, उत्तर वैदिक काल, यही से
जब लोगों ने बैठ के खाना शुरू किया तो दिमाग काम किया, जब दिमाग काम किया तो तरह तरह की चीजें अन्वेषण होने लगी, खोज होने लगी। अब यहाँ सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, पूरी दुनिया में इसी काल में नए नए धर्मों का उदय होने लगा, या आधुनिक जितने भी धर्म हैं उनके पुख्ता नींव उसी दौर में बनने लगे। जब धर्म आएगा तो धर्म के विरुद्ध भी लोग आएंगे। तो जो धर्म के विरुद्ध हमारे यहाँ सबसे बड़ा कौन थे? बुद्ध थे। हालांकि वो प्रचलित धर्मों के विरुद्ध थे, पूरे धर्म के विरुद्ध नहीं थे। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से चीजें आपके सामने आते जाएंगी, परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे ही बनते जाते हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से पढ़ना है। पशुपालन से कृषि, अभी तक हमने पशुपालन पढ़ा था। जनपद और महाजनपद जो था वो पूरी तरह से कृषि से संबंधित था। एक चीज ध्यान रखिए कि जब हमने कृषि का आविष्कार कर लिया लगभग 1000 साल ईस्वी पूर्व, तो वहां से लेकर के 16वीं 17वीं शताब्दी तक समाज में कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ। लेकिन जैसे ही हमने औद्योगिक विकास की ओर आया, 18वीं शताब्दी में आया, तो वहां से फिर बहुत ज्यादा हम चेंज कर गए। तो हमारा समाज लगभग 1800-1900 साल एक मंथर गति से चलता रहा। उसके बाद हमारा बहुत बड़ा व्यापक बदलाव हो गया। किसी विदेशी राइटर का हम पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने इस चीज को बहुत ही तर्कपूर्णता से समझाया। लेकिन खैर आइए उन बातों पर नहीं जाते हैं। जनपद, उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ने से लोग एक जगह बसने लगे। अब आपसे पूछेगा कि जब वो एक जगह पर लोग बसने लगे तो किस राजनीतिक संगठन का निर्माण हुआ? तो जनपद। इसका प्रमुख राजा होता था जो भूमि का स्वामी था। अब इनसे सवाल प्रकट किया, जनपद काल में राजा भूमि का स्वामी था। जन काल में राजा जो था वो लोगों की रक्षा करता। जब जनपद में क्या हो गया? राजा भूमि का स्वामी हो गया। अब कबीले की पहचान क्षेत्र से होने लगी, यानी कि ट्राइब्स की पहचान टेरिटरी से होने लगी। आपने सुना होगा पुरु कबीला, पुरु कबीला, सुदास कबीला, तो सुने है ना। इसी समय से राज्य एवं क्षेत्र की अवधारणा का प्रारंभ हुआ। आपसे पूछेगा कि राज्य एवं क्षेत्र की अवधारणा का प्रारंभ किस काल से हुआ? उत्तर वैदिक काल से। कारण क्या था? तो कृषि का व्यापक प्रयोग, आविष्कार नहीं, व्यापक प्रयोग, इसको ध्यान रखिए। जनपद के बाद आया महाजनपद। महाजनपद का भूतकाल में था। इसका प्रमुख सम्राट या राजा होता था, यानी कि महाजनपद का जो प्रमुख होता था वो राजा या सम्राट होता था। अनेक जनपद को मिलाकर एक महाजनपद बना। अनेक जनपद को मिलाकर के क्या बना? महाजनपद बना। और बुद्ध काल में लगभग हमारे देश में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद के पश्चात चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा का जन्म हुआ, जिसे अनेक शासकों ने पूर्ण किया। ऐसा चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा का जन्म हुआ तो सबसे पहला आपके दिमाग में किसका नाम आता है? चंद्रगुप्त मौर्य का कि अशोक का, समुद्रगुप्त का या किसी और का? तो ध्यान दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा एक चीज और बार बार पढ़ते होंगे, राष्ट्र का नाम। किसका? राष्ट्र का। तो देखिए, राष्ट्र एक सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक इकाई, राष्ट्र एक सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक इकाई है जो लोगों की एकता, साझा इतिहास एवं साझा संस्कृति से बनता है। इस चीज को एकदम घाट बांध के याद रखिएगा कि राष्ट्र सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मनोवैज्ञानिक इकाई है जो लोगों की आपसी एकता, साझा इतिहास और संस्कृति से बनता है। यदि ये चीज नहीं है तो किसी भी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। सिर्फ भूमि से राष्ट्र नहीं बनता। पाकिस्तान जब बना था तो बांग्लादेश पाकिस्तान एक था, आज अलग हो गए। और यहाँ पे पाकिस्तान का उदाहरण मैं क्यों दूं, बहुत सारे दुनिया के देशों को देख सकते हैं। आप बगल में अफगानिस्तान चले जाइए, वहां पे लोग एक ही रिलीजन से हैं लेकिन सबकी संस्कृति अलग अलग है, तो वो अलग अलग झगड़ते रहते हैं। और पूरी दुनिया में ऐसी होती है। लेकिन देखिए अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आपसी सामंजस्य को बना करके रखा। जब बना कर रखा तो राष्ट्र के रूप में जब ताकतवर देश, इंग्लैंड में बना करके रखा है, ताकतवर देश है। भारत भी उसी चीज में आता है, हमारी साझा संस्कृति है, साझा इतिहास है। और जब तक हम इन मूल्यों को मानेंगे तब तक हम एक राष्ट्र के रूप में हमेशा जीवित रहेंगे। जिस दिन हम इन मूल्यों से थोड़ा सा भी हटेंगे, कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होंगी। खत्म नहीं होगी, टूटेंगी नहीं, समस्याएं उत्पन्न होंगी। खैर, तो अभी हमने क्या देखा? भारत में वैदिक काल से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक के सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को एक व्यापक तो नहीं लेकिन एक
ऊपरी स्तर पर सुस्पष्ट रूपों से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि राष्ट्र से पहले राज साम्राज्य, राज साम्राज्य में ज्यादा अंतर नहीं होता है। राज साम्राज्य का क्या होता है कि उनके क्षेत्र आपसी झगड़ों में बदलते रहते हैं। जनपद महाजनपद, यार भाई देखिए, लोग एक जगह बैठेगा तो झगड़ा झंझट शुरू कर देगा। तू बोलेगा आप तो थोड़ा सा कब्जा कर लेते हैं, कोई कमजोर पड़ेगा तो उसका क्षेत्र कोई ताकतवर कब्जा लेगा, इस तरह से होगा। महाजनपद काल में हमारे देश में 16 महाजनपद थे। आपको उन 16 महाजनपद का राजधानी का नाम ध्यान रखना, परीक्षाओं में बार बार पूछता है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। इसके अलावा महाजनपद में मगध जो था उसने पूरे क्षेत्र को कब्जा लिया और पूरे क्षेत्र को कब्जा करके उसने चक्रवर्ती सम्राट या राज्य की अवधारणा को विकसित किया और यहाँ से राजा जो था वो देवीय प्रमुख बनने लगा। क्या बनने लगा? देवीय प्रमुख। सोचिए, जो राजा कबीलाई समय में लोगों की रक्षा करता था, अब वो राजा भूमि का स्वामी हो गया और लोग उसके शरण में जाकर। ये बदलाव जो था वो सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये हमारी सोच की, व्यवहार की, आचरण की बदलाव। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए